तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद यहां पर बच्चों हेडिंग डालो डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, और ये पेपर में पूछा जाता है। हेडिंग क्या डालनी है? डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, या फिर सेकंड तरीके से क्या लिख सकते हैं हम? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। तो हेडिंग लगा लीजिए, है ना। तो यहां पर क्या है? तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। अभी तक क्या है, हमने मैक्सवेल ने क्या बताया? वेव नेचर को शो किया। किस किस के, कौन कौन से प्रैक्टिकल के रेफरेंस लिया? डिफ्रैक्शन हो गया, है ना, इंटरफेरेंस हो गया। लेकिन यहां पर क्या है? दूसरा किसके बेस पे? नील्स बोर ने बताया था, पार्टिकल नेचर। और दूसरा क्या है? जो हमने अभी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, उसके बेस पे भी क्या निकला कि पार्टिकल नेचर होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके पास कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है? जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। तो आइंस्टीन said लाइट है, क्या है? लाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लाइट क्या एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, EMW। इट हैव पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड आल्सो वेव नेचर, है ना। तो पार्टिकल नेचर के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल हुए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर को शो कराने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके वेव नेचर को शो कराने के लिए क्या है? रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। क्या क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस या फिर रिफ्रैक्शन। इन एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ? वेव नेचर, है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या था? जैसे कि हमारे लाइट, यानी कि लाइट के पास क्या पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन के पास भी कौन सा नेचर आया? पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर को किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन के बोहर्स ने एक्सप्लेन किया था। जो हमने नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल देखा था, उसने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल नेचर को बताया था। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑल्सो है वेव नेचर as well as particle नेचर। और इस इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को किसने बताया था? नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो इसको नोट डाउन करने के बाद डी ब्रोगली ने क्या बोला था उस पर बात करते हैं। तो
डी ब्रोगली सेड दैट, है ना, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि ऑल मटेरियल, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन अ मोशन possesses वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, all the material particles, in a motion possesses wave characteristics, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, डी ब्रोगली के। तो यहां पर डी ब्रोगली ने क्या किया, एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वेयर लैम्डा क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है, एम क्या है, मास है, बी क्या है, वेलोसिटी, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। वी नो दैट एम बी इज इक्वल टू पी, मोमेंटम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और इसी डेरिवेशन को हमने क्या करना होता है, यहां पर प्रूफ करना होता है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद यहां पर देखते हैं हम इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन किस तरीके से होगा, तो हमें पता चल चुका है कि जो डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर है, तो बोथ कौन कौन सा, एक पार्टिकल एंड वेव नेचर, जो क्या है, बोथ कौन कौन सा, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो फर्स्ट वी हैव आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें यहां पर जो है, जो फोटोन है उसके पार्टिकल नेचर के बारे में पता चलता है। ये इक्वेशन क्या बताता है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ फोटोन, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ फोटोन। दूसरा क्या आता है हमारे पास, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको। सेकेंड वन क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। E इज इक्वल टू क्या आता है, hc अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, जो कि क्या प्रूव करता है, वेव नेचर ऑफ फोटोन। किसको बताता है, वेव नेचर ऑफ फोटोन। ये किसको प्रूव करता है, वेव नेचर ऑफ फोटोन, है ना। E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, वेव नेचर को शो करता है। इसके बाद यहां पर दोनों इक्वेशन में किसके मान है, किसकी वैल्यू है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, और E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा क्या शो कर रहा है, वेव नेचर। तो अब यहां देखो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, by combining equation number first and second, तो we have mc square is equal to hc upon lambda। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, mc square is equal to hc upon लैम्डा। एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो mc इक्वल टू क्या आ जाएगा, mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा।
अब यहां से हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू HC अपॉन MC, HC अपॉन MC विच इज ओनली 4 फोटोन। जो ये लेमडा की वैल्यू है किसके लिए आई, ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओनली फॉर फोटोन। ये किसके लिए है, फोटोन के लिए है ना। और फोटोन किसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यदि हमें क्या ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए निकालना है, यहां पर सी की जगह क्या रखना पड़ेगा, सी की जगह क्या रखना पड़ेगा, भी रखना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो कहने को मतलब ये किसके लिए, EMW के लिए, EMR के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन अगर हमें बात करनी फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो वहां पर फॉर, नोट डाउन करना, फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वी पुट C इज इक्वल टू V। तो यहां पर जो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। किसके लिए है ये, फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके से है ना, एटसेट्रा। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, mv क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहां पर जैसे ही लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो यहां पर क्या है, हमारा ये डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है। तो जहां पर क्या है, H और V क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, H एंड V क्या है, कांस्टेंट है। बाकी M क्या है, मास है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, V क्या है, वेलोसिटी। तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद यहां पर देखो, जो हमारे पास के लास्ट में कंक्लूजन आया कंक्लूजन क्या आया, E इज इक्वल टू H अपॉन mv, E इज इक्वल टू H अपॉन, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, कि लैम्डा एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन m के, 1 अपॉन m, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल किसके, मास के। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में मेरे को ले लो, चाहे हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, गधा ले लो, टेबल ले लो, मेज ले लो। यहां पर क्या होगा, तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए होगा, मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे मेरा मास क्या है, बहुत ज्यादा है ना, तो मास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मास बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि वेव नेचर उतना कम शो करेगा वो, जितना ज्यादा क्या होगा, मास होगा। दूसरा क्या है, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, जो मास है तो बहुत कम होगा। मास क्या होगा, यहां पर मास लेस होगा। मास अगर कम होगा तो यहां पर लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि यहां पर वेव नेचर क्या होना हो जाएगा, शुरू वेव नेचर ज्यादा शो है ना। तो वेव नेचर जब यहां पर क्या है, वेव नेचर कंसिडर कर सकते हैं हम किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। तो यहां पर लिख लेना वेव नेचर कंसीडर्ड, वेव नेचर कंसिडर है ना, वेव नेचर शुड बी कंसिडर। तो इतना नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप ऑफ डुअल नेचर विद
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रिलेशनशिप ऑफ डुअल नेचर विद काइनेटिक एनर्जी। तो हम वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। इन दिस इक्वेशन है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई स्मॉल m, बोथ साइड multiply by small m, so m into k e is equal to 1/2 m square v square हुआ, m square v square। इसके बाद यहां से हम क्या कर सकते हैं, m k e 2 आ जाएगा, इधर कर दिया मैंने, m v स्क्वायर, एम भी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2m के आया। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या है, जो डी ब्रोगली इक्वेशन आया था डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एल बी। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी। तो h अपॉन एम बी की वैल्यू जो है यहां से कहां रख दो, इसमें रख दो, तो लैम्डा क्या आ जाएगा h अपॉन √2m के e। और यही रिलेशन क्या हमारा, रिलेशन ऑफ डुअल नेचर विद डी ब्रोगली, या फिर रिलेशनशिप ऑफ डुअल नेचर विद काइनेटिक एनर्जी। इसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करने के बाद हम यहां पर देखते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो है, हमें अगर जस्टिफाई करना है ना, उसके लिए प्रैक्टिकल में जस्टिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जस्टिफिकेशन किस तरीके से करना है, एक हमें नेचर देखना है पार्टिकल नेचर के लिए, और दूसरा किसके लिए देखना है, वेव नेचर के लिए। तो जस्टिफिकेशन है ना, तो जस्टिफिकेशन फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल नेचर को तो वैसे नील्स बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था, किसने, नील्स बोहर एक्सप्लेन। नील्स बोर ने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट मास, डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट मोमेंटम और डेफिनेट चार्ज होता है, डेफिनेट चार्ज होता है। अब प्रैक्टिकल है ना, जो क्या है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में क्या किया, यहां पर जो है ZNS की एक स्क्रीन रखी, ZNS इस तरीके से ZNS की क्या रखी, स्क्रीन रखी। ZNS क्या होता है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है, ZNS फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, यानी कि जब इसे ZNS कोटेड जो हमारे पास स्क्रीन ली गई है, ठीक है, स्क्रीन है यहां पर, तो इस स्क्रीन पर जब कोई रेडिएशन पड़ेगी तो वो क्या करेगा, यहां पर लाइट हमें देगा, यहां पर क्या ऑब्टेन होंगे, हमें स्पॉट ऑफ लाइट ऑब्टेन होंगे। तो यहां से क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया गया, किसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को जब स्ट्राइक करवाया गया तो यहां पर हमें क्या ऑब्टेन हुए, स्पॉट ऑफ लाइट, यहां पर क्या प्राप्त हुआ, स्पॉट ऑफ लाइट। तो इससे ये शो हुआ कि यहां पर क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या ऑब्टेन हुए, स्पॉट हुई, यानी कि डॉट हुई यहां पर ऑब्टेन। अगर यहां पर जो है स्पॉट नहीं होते, यानी कि अगर वेव नेचर होता तो उसने क्या होना था, फैलते हुए जाना था। वेव क्या होती है, इस तरीके से फैलते हुए चलती है।
तो यहां पर स्पॉट ऑब्टेन नहीं होने थे, है ना। तो स्पॉट जो ऑफ लाइट से क्या शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर का किससे आइडिया लगा, जो हमें क्या ऑब्टेन हुआ यहां पर स्पॉट पार्टिकल नेचर, इट प्रूव्स पार्टिकल नेचर। क्योंकि यहां पर अगर इफ वेव नेचर होता है, यदि क्या होता है वेव नेचर होता है, तो लाइट में क्या होना था, स्प्रेड होना था। इफ हेयर वेव नेचर देन लाइट स्प्रेड होती, क्या होती, स्प्रेड। लेकिन यहां पर लाइट स्प्रेड ना होके क्या हुई, सीधे स्पॉट हमें वहां पर ऑब्टेन हुई। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल क्या बताता है हमें, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, इसको नोट डाउन कर लेने के बाद वेव नेचर का। तो इसको नोट डाउन करने के बाद अब देखते हैं जस्टिफिकेशन फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्टिफिकेशन फॉर वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल नेचर को हमने देख लिया, अब किसके लिए, वेव नेचर के लिए। तो वेव नेचर फॉर दिस यानी कि वेव नेचर को बताने के लिए यहां पर क्या, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर एंड जॉर्ज थॉमसन प्रैक्टिकल के इन्होंने क्या किया, डिफ्रैक्शन के थ्रू, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल। और क्रिस्टल किसका लिया, निकिल का लिया। कौन सा क्रिस्टल लिया, निकिल का क्रिस्टल। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बल्ब लिया, क्या लिया, बल्ब लिया, है ना। ये क्या लिया, बल्ब लिया। अब बल्ब लिया तो यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां से क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को गुजारा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रखा, ताकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या हो पाए, एक्सेलरेटेड यहां पर करने के लिए किसको, इलेक्ट्रॉन बीम को। यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन बीम यहां से इस बल्ब के थ्रू निकली। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से होके गई तो क्या हो गई, एक्सेलरेटेड हो गई। और यहां पर सामने क्या रखा था, निकिल क्रिस्टल, क्या रखा था, निकिल क्रिस्टल। जैसे ही यहां पर ये निकिल क्रिस्टल पर गिरी तो आगे यहां पर स्क्रीन थी, यहां आगे क्या थी, स्क्रीन थी। तो स्क्रीन पर जैसे ही यहां पर ये निकिल क्रिस्टल से होकर तुम्हारी क्या इलेक्ट्रॉन बीम आई, तो यहां पर क्या है, ये बिल्कुल स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर कुछ पैटर्न देखने को मिले और ये क्या मिली, डिफ्लेक्शन रिंग टाइप में मिली। क्या मिली, डिफ्लेक्शन रिंग टाइप में, इस तरीके से। और जो कि सिमिलर थे किसकी तरह, एक्सरे रिंग की तरह, है ना। किसकी तरह सिमिलर थे, एक्सरे। यहां पर ये क्या ऑब्टेन हुई, डिफ्रैक्शन रिंग्स। और जो कि सिमिलर किसके पैटर्न में थे, whose patterns are similar to X-rays ring। और हमें पता है जो एक्सरेज होती है वो क्या होती है, वेव होती है। वो क्या होती है, वेव नेचर शो करती है। एक्सरे क्या करती है, शो वेव नेचर। तो कहने का मतलब यहां पर जब जो हमारी डिफ्लेक्शन रिंग थी वो किसके जैसे थी, सिमिलर पैटर्न में थी, किसके जैसे, एक्सरेज रिंग की तरह।
इसी पैटर्न में मतलब। तो यहाँ पर जो एक्सरे है वो क्या है, वेव नेचर शो करती है। तो इसका मतलब जब इसी की तरह है, किसकी तरह, जो डिफ्रैक्शन रिंग आई वो किसकी तरह है, एक्सरे रिंग की तरह है। तो जब एक्सरे रिंग क्या है, वेव नेचर है, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन रिंग भी क्या शो कर रहा है, वेव नेचर। तो इस प्रैक्टिकल की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर पाए यहाँ पर कि जो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसका क्या होता है, वेव नेचर शो करता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद यहां पर हमने जो है पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि बोहर क्वांटाइजेशन था। क्या था, बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन पढ़ी थी बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन, MER=NH/2π, ये इक्वेशन पढ़ा था। लेकिन जो बोहर क्वांटाइजेशन इक्वेशन थी उसको क्या है, बोहर्स मॉडल कांट एक्सप्लेन about this properly. Bohr's model can't explain about this proper मैनर में, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इसको। तो हमने क्या यहाँ पर जो अभी डी ब्रोगली इक्वेशन निकाला, उसमें कौन सा इक्वेशन यूज किया, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला। तो सो विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन, so with the help of Einstein de Broglie explained about Bohr quantization. De Broglie explained about Bohr क्वांटाइजेशन। तो बोहर क्वांटाइजेशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में जब हम बोहर का मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या पढ़ रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन कर रहा है इस तरीके से, है ना, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर इस तरीके से इन फेज मोशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन फेज मोशन। इसको क्या बोलेंगे, इन फेज मोशन। ये क्या होता है, स्टेशनरी मोशन होता है, स्टेशनरी। ये क्या होता है, स्टेशनरी वेव है, ठीक है, स्टेशनरी वेव। अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरी उसकी, है ना, इसी तरीके से यहां पर क्या है, ये वेव यहां पर राउंड करनी है, तो इस तरीके से, इस तरीके से आया। ये प्रॉपर वे में नहीं बना यहां पर, है ना, प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा इसको। इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो यहां पर देख सकते हो आप लोग, यहां पर क्या हो रहा है, अंदर को आ रहा है, ये आउट फेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज मोशन, आउट ऑफ फेज मोशन। और ये क्या होता है, नॉन स्टेशनरी वेव होता है, नॉन स्टेशनरी वेव। ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि दूसरी वेव चलेगी तो कहां को जाएगी, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहां पर इस पाथ पे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ पे। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते कहां गिर जाएगा, इसके न्यूक्लियस में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि क्या है, अनस्टेबिलिटी को शो करता है, यानी कि एटम है ही। तो इस तरीके से अगर यहां पर देखा जाए, मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करूं, इसको अगर प्रॉपर वे में बनाया जाए,
ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। इस तरीके से ये चारों ओर यानी कि इसके अराउंड कौन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ है ना, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसके सरकमफ्रेंस की, सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। कितना आया? 2 पाई आर। और ये बराबर हो गए किसके? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है यहां पर? वेवलेंथ है, वेवलेंथ। आर क्या है यहां पर? रेडियस होगा। एल क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स, कितना नंबर ऑफ वेव्स यहां से गुजर रहा है ना, और उसकी लैम्डा आ जाएगी। तो यहां से देखो, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन, है ना, 2 पाई आर अपॉन एन। और वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है। किससे? डी ब्रोगली इक्वेशन से। किससे होता है? एक इक्वेशन तो यहां से आएगी, एक इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी आएगा। किससे आया? डी ब्रोगली इक्वेशन से। किससे आया? डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी हुआ। एम भी इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एम भी इधर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एम भी इधर आ गया। एम भी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। क्या रिमेन है? एन। और यही क्या है हमारा? बोहर क्वांटाइजेशन। यानी कि इसको नाम दिया जाएगा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसने क्या किया? जो बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन थी उसको प्रूव किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से डी ब्रोगली डुअल वेव नेचर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है। तो इसमें इस तरीके से आपने क्या कर लेना है? इसको नोट डाउन कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो की लेंथ भी काफी लंबी हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे हम इसी स्पीड से सिलेबस को कवर कर पाए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।